लॉयर्स एंड लॉ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखोगे लीगल फ्रेजल वर्ब पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम ऑलरेडी 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो लीगल इंग्लिश से रिलेटेड है, यानी कि जो कोर्ट रूम्स में आपकी लीगल फाइल्स को पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो हमने सीख ली है। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे 15 मोर, यानी कि पार्ट 2 में हम सीखने वाले हैं 15 मोर लीगल फ्रेजल वर्ब्स। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज अकाउंट फॉर। देखिए, अकाउंट फॉर का मीनिंग होता है कि एक्सप्लेन और जस्टिफाई करना किसी चीज को, किसी चीज को स्पष्टीकरण करना। जब भी आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो या फिर जस्टिफाई करते हो, आप उसको इंग्लिश में यूज कर सकते हो कहने के लिए account for. Instead of saying, oh, I'm explaining this for, so do not say this. You can say account for. Example भी मैंने नीचे लिखा हुआ है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। The auditor must account for all the expenses, यानी कि ऑडिटर को क्या करना चाहिए, जितने भी एक्सपेंसेस हुए उसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेखा परीक्षक को सभी खर्चों का स्पष्टीकरण देना होगा। गाइस, एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या अगर आपको हमारी सारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए। अपने कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं वीडियो कैसी रही, या फिर आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, और शेयर करना वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे चलते हैं। अपील अगेंस्ट। देखिए, कोर्ट रूम में अगर आप जाते हैं, अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स को तो पता ही होगा, तो जब जज साहब कोई फैसला सुना देते हैं, उसके बाद उस फैसले से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो उस फैसले को लेके आप कहाँ जाते हो? हायर कोर्ट के अंदर। अब हायर कोर्ट के अंदर आप क्या फाइल करते हो? अपील। अपील का मतलब होता है टू चैलेंज अ डिसीजन, किसी डिसीजन को चैलेंज करना इन हायर कोर्ट। ओके, उच्च न्यायालय में निर्णय को चुनौती देना। एग्जाम्पल देखते हैं। वे अपील्ड अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑर्डर, यानी उन्होंने जिला अदालत के आदेश के खिलाफ अपील की। तो इसे कहते हैं अपील करना। लोअर जुडिशरी से आप हायर जुडिशरी में जा रहे हो अपने बात को रखने के लिए, यानी कि लोअर जुडिशरी के डिसीजन को आप चाहते हो कि उसे निरस्त किया जाए और आपकी बात को समझा जाए, उसे कहते हैं अपील अगेंस्ट। Let's move on to the third phrasal verb, bring about. Bring about का मीनिंग होता है कि किसी चीज का या किसी रिजल्ट का होना। To cause or result, to cause or result in something. It's a moment. ठीक है। Cause or result in something. किसी चीज का उत्पन्न होना। एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। The amendment brought about significant changes, यानी कि अमेंडमेंट होता है हिंदी में बदलाव, ये लिखा हुआ है। अमेंडमेंट होता है बदलाव। जो बदलाव है संशोधन के महत्वपूर्ण, बदलाव तो चेंज होता है, ये ब्रॉट अबाउट मतलब हाँ ये संशोधन कहते हैं अमेंडमेंट को हिंदी में। द अमेंडमेंट ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस, चेंजेस बदलाव होता है। ओके, तो ये संशोधन है उसने महत्वपूर्ण बदलाव लाए। ब्रॉट अबाउट किसी चीज को लाना, उत्पन्न करना। ओके, तो आपने देखा कि ब्रिंग अबाउट को हम कैसे यूज करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, कॉल फॉर। बेसिकली कॉल फॉर का मतलब होता है मांगना। यहाँ पे लिखा है मांगना या फिर आवश्यक होना, डिमांड करना या रिक्वायर करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द सिचुएशन कॉल फॉर इमीडिएट एक्शन, यानी कि जो स्थिति है वो तुरंत कार्रवाई की मांग करती है। त्वरित लिखा है यहाँ पे, आई एम नॉट एबल टू रीड व्हाट इट इज रिटन। त्वरित, तो इसे आप कह सकते हो तुरंत, यानी कि इमीडिएट कार्रवाई की मांग करती है। कॉल फॉर का मीनिंग होता है मांगना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, फिफ्थ नंबर, कम इनटू फोर्स। अब देखिए, लॉ के अंदर ये ना ये वाला फ्रेजल वर्ब बहुत यूज होती है, कम इनटू फोर्स। द लॉ केम इनटू फोर्स, ओके, दिस रूल केम इनटू फोर्स, यानी कि ये अस्तित्व में आना, लागू होना। To bring, to be applied, basically rule, law, etc.
इस चीज के लिए हम यूज करते हैं ऐसे। एग्जाम्पल देखते हैं, द न्यू लॉ विल कम इन टू फोर्स, जो नया कानून है कम इन टू फोर्स होगा यानी कि लागू होगा फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से। तो आपने सीखा कम इन टू फोर्स। लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ फ्रेजल वर्ब, डील विद। अब देखो ये कॉमन भी है, लीगल लैंग्वेज में भी यूज होता है और ये कॉमनली भी बहुत यूज होती है ये फ्रेजल वर्ब। डील विद मतलब किस चीज को हैंडल करना या फिर एड्रेस। अब देखो कोर्ट रूम की बात करूं, अगर कोर्ट लीगल लैंग्वेज की बात करूं तो यहाँ पे होता है कि किसी भी चीज को एड्रेस करना, किसी मामले से निपटना, उसे एड्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं डील विद। एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, कोर्ट विल डील विद द इशू टुमारो, यानी ये जो कोर्ट है वो इन इश्यूज को एड्रेस करेगा, कब करेगा, टुमारो। ओके, तो लीगल लैंग्वेज में डील विद को आप एड्रेस करना भी कह सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ फ्रेजल वर्ब, फाइंड आउट। बहुत सिंपल है, फाइंड मींस ढूंढना, फाइंड आउट मतलब कुछ डिस्कवर करना। फाइंड आउट का मतलब बेसिकली ढूंढना नहीं होता यहाँ पे ना देखो, फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना। बट अगर मैं फाइंड आउट की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा पता लगाना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द इन्वेस्टिगेटर फाउंड आउट, उन्होंने पता लगाया, द ट्रूथ अबाउट द फ्रॉड। ओके, जांचकर्ता ने धोखाधड़ी का सच पता लगाया। तो ये डिफरेंस हो जाता है फाइंड एंड फाइंड आउट में। लेट्स मूव ऑन टू द एट्थ फ्रेजल वर्ब, होल्ड अप। होल्ड अप का मीनिंग होता है टू डिले और ऑब्स्ट्रक्ट, यानी कहते हैं ना किसी चीज को ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है रोक देना। मान लीजिए कोई चीज है, ये रोड जा रहा है, ये रोड पे गाड़ियां ऐसे 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 चलती है, बट यहाँ पे एक बोल्डर है, क्या कर रहा है, वो मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। बोल्डर होता है बड़ा पत्थर, उसे कहते हैं बोल्डर। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कोई चीज को ऑब्स्ट्रक्ट करना होता है तो उसे कहते हैं होल्ड अप। द हियरिंग वाज हेल्ड अप, यानी कि हियरिंग है उसे डिले किया गया। अब यहाँ पे इस सेंस में जो हेल्ड अप आया है वो डिले की सेंस में आया है, उसे रोका गया। हेल्ड अप ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब इसे आप दो सेंस में ले सकते हो। अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से जो हियरिंग थी वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, उसको उसमें रुकावट आ गई, तो आप इस सेंस में भी ले सकते हो। और अगर आप क्या कहते हैं एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट को अगर आप हटाते हो तो ये ऐसे हो जाएगा, द हियरिंग वाज हेल्ड अप ड्यू टू सम रीजंस, यानी जो हियरिंग थी उसे डिले कर दिया गया कुछ रीजन की वजह से। तो होल्ड अप का मीनिंग दो वे में बन सकता है, एक होता है डिले और दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू द नाइन्थ फ्रेजल वर्ब, लुक इनटू। लुक इनटू का मीनिंग होता है कि किसी चीज में उसका बेसिकली पता लगाना तो नहीं कहेंगे, वो हम फाइंड आउट में कहेंगे। लुक इनटू मतलब बताएं, यहाँ पे आप कह सकते हैं इन्वेस्टिगेट करना या फिर एग्जामिन करना। अगर आप किसी चीज को इन्वेस्टिगेट या एग्जामिन कर रहे हो तो उस केस में आप यूज कर सकते हो लुक इनटू। व्हाट आर यू ट्राइंग टू लुक इनटू, तो यहाँ पे आप इस टाइप में सेंटेंसेस बना सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, द कमिटी विल लुक इनटू, कमिटी क्या करेगी, जांच करेगी, लुक इनटू करेगी द एलिगेशन, जो एलिगेशन, अच्छा एलिगेशन होते हैं आरोप, एलिगेशन होते हैं आरोप, तो जो भी आरोप लगाए गए हैं उसमें कंपनी क्या करे, सॉरी कमिटी क्या करेगी, वो जांच करेगी। नाइन्थ वन। लेट्स मूव ऑन टू द टेंथ वन, टेंथ मीन्स मेक आउट। अच्छा ये वो वाला मेक आउट नहीं है जो आजकल की आई वुड से दैट जेनजी यूज करती है। जेनजी, जेनजी क्या होता है, इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल यानी शॉर्ट्स में बनाई हुई है। जेनजी वर्ड्स, तो जेनजी कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, यानी जनरेशन जी, अल्फा, ये सारी जनरेशन्स होती हैं, ये कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं और कौन सी जनरेशन को क्या कहते हैं, वो आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब यूजली जेनजी यूजली वर्ड यूज करते हैं मेक आउट। मेक आउट का सेंस थोड़ा अलग होता है, बट यहाँ पे मेक आउट अलग है, ये वो वाला मेक आउट नहीं है। यहाँ पे मेक आउट है टू अंडरस्टैंड और डिसर्न। डिसर्न मतलब कि एक तरीके से ना कि डिसीजन पे पहुंचना या फिर पता लगाने वाला सेंस है, ये वो वाला डिसर्न, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, इट वॉज हार्ड टू मेक आउट, यानी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डिसर्न द मीनिंग ऑफ द क्लॉज। ओके, क्लॉज होते हैं ना, ये आपका लीगल पत्र है जिसे भी आप कह सकते हैं, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर वेरियस क्लॉजेस होते हैं, ऐसे वेरियस क्लॉजेस होते हैं, तो इस क्लॉज का या फिर इस क्लॉज का पता लगाना या फिर डिसर्न करना मुश्किल है, तो मेक आउट यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं।
ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। 10 फ्रेजेस हमने पढ़ ली है, बट इससे पहले कि हम नेक्स्ट पे जाएं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 11 पॉइंट आउट। पॉइंट आउट बहुत ईजी है, इंडिकेट करना होता है। इसका मतलब द जज पॉइंटेड आउट द लूप होल इन द आर्ग्यूमेंट। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना, ये एग्जाम्पल्स सारे लीगल लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो अगर आपको अपनी इंग्लिश लीगल लैंग्वेज अच्छी करनी है तो ऐसी वीडियोस को हमारे यूट्यूब चैनल पे जो आगे डलती रहेंगी देखते रहिए, ताकि आपकी लीगल इंग्लिश और भी अच्छी हो पाए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। पॉइंट आउट बहुत ईजी है। लेट्स मूव ऑन टू द 12th फ्रेजल वर्ब, पुट फॉरवर्ड। अच्छा, पुट फॉरवर्ड का मीनिंग होता है कि एक होता है ना कि किसी को सजेशन टाइप में देना। अब हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं प्रस्ताव रखना। अब प्रस्ताव होता है कि आपके माइंड में कुछ है, आपके माइंड में कुछ है, या आप है, अब ये आपका माइंड में कुछ है, आप उसको सामने वाले को पुट फॉरवर्ड कर रहे हो। अब यहाँ पे पुट फॉरवर्ड इसलिए कि आप प्रपोज कर रहे हो या फिर सजेस्ट कर रहे हो कोई प्लान या फिर कुछ भी। इफ यू हैव समथिंग इन माइंड, हम कहते हैं कि यार व्हाटएवर यू हैव इन योर माइंड प्लीज पुट फॉरवर्ड। तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसे पुट फॉरवर्ड करो, उसे सजेस्ट करो या फिर उसे प्रपोज करो। द लॉयर पुट फॉरवर्ड। अब लॉयर पुट फॉरवर्ड अ न्यू लाइन ऑफ डिफेंस। अब जो लॉयर था, जो हमारे वकील साहब थे जो कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया न्यू डिफेंस ऑफ लाइन जज साहब के सामने। हाउ वी यूज पुट फॉरवर्ड। लेट्स मूव ऑन टू द 13th, रेफर टू। बहुत इजी वर्ड है, बहुत बार लीगल लैंग्वेज में या फिर लीगल इंग्लिश में यूज होता है। रेफर टू, इसका मीनिंग होता है किसी चीज को मेंशन करना या फिर किसी चीज से रिलेट कर देना। ओके, अब इस चीज को मैं इस चीज से रिलेट कर रहा हूँ या फिर रेफरेंस लगा रहा हूँ। ओके, लीगल इंग्लिश के अंदर उसे यूज करते हैं इस सेंस के अंदर मैं रेफरेंस लगा रहा हूँ। द जजमेंट रेफर्स टू। अब जो जजमेंट दिया है, जज साहब ने ये जो जजमेंट दिया है, रेफर्स करता है। अभी इसके अंदर जो जजमेंट के अंदर ये जो रेफरेंस है, ये कहीं और से, मान लीजिए यहाँ से आए हैं। ओके, मान लीजिए ये जजमेंट इस पॉइंट से भी आए हुए हैं, इस पॉइंट से भी आए हुए हैं, तो वो रेफर कर रहा है। द जजमेंट रेफर्स टू सेवरल प्रीवियस केसेस। ओके, दैट्स हाउ वी यूज इट। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लास्ट, सेट आउट, टू एक्सप्लेन इन डिटेल। अब किसी चीज को आप सेट आउट कर रहे हो, आप उसे विस्तृत या विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहे हो, आप सेट आउट कर रहे हो उस केस को। द एग्रीमेंट सेट्स आउट। अब एग्रीमेंट क्या कर रहा है? एग्रीमेंट एक्सप्लेन कर रहा है। ये एग्रीमेंट बनाया आपने, अब ये एग्रीमेंट क्या कर रहा है? सेट्स आउट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है डिटेल में। आप ऐसे एक्स से भी कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं एक्सप्लेन इन डिटेल। जस्ट अ मोमेंट। ओके, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टीज। तो एग्रीमेंट क्या कर रहा है? सेट आउट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है डिटेल में कि भैया क्या राइट्स होंगे और क्या ड्यूटीज होंगी। तो ये देख सकते हैं, द एग्रीमेंट सेट्स आउट। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट फ्रेजल वर्ब, स्टैंड बाय। अब स्टैंड बाय का मीनिंग होता है कि किसी चीज को सपोर्ट करना, अब सपोर्ट और रिमेन लॉयल टू। अब स्टैंड बाय, आप कहते हैं ना कि यार हमने ये चीज को स्टैंड बाय पे रखा है। स्टैंड बाय पे आप क्यों रखते हो? आपने स्टैंड बाय पे चीज को इसलिए रखा था कि आपको जब जरूरत पड़े वहां से आपको सपोर्ट मिल पाए। ओके, दैट्स हाउ यू स्टैंड बाय। समर्थन करना या साथ देना। एग्जाम्पल हिंदी, सॉरी मीनिंग हिंदी में हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। द एडवोकेट स्टूड बाय। अब एडवोकेट स्टूड बाय रहा, सपोर्ट में रहा हिज क्लाइंट टिल द एंड। वकील अंत तक अपने मुवक्किल के साथ खड़ा रहा। तो आपने देखा स्टैंड बाय को कैसे यूज करते हैं। सो गाइस, वी हैव लर्नड दीज 15 phrasal verbs. 15, these are 15 phrasal verbs which are very useful if you are law students, if you are practicing lawyers, or you are going to improve your English in general. तो guys, ये vocabulary जो phrasal verbs है बहुत ही important है लीगल इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं ये वीडियो कैसी रही, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।